यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को सटीक और सही दिशा में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रकाश वैश्विक लेकर आया हूं राजनीति विज्ञान की एक बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे समकालीन विश्व राजनीति के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप छात्र हैं या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा में करना चाहते हैं ताकि आप किसी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें और टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका द्वारा यह अभियान उन देशों के खिलाफ चलाया गया जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने जाना था 9/11 की घटना, जिसके तहत अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हमला किया था। तो जिन पर अमेरिका को शक था, मुख्य रूप से अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन पर उसका शक था, तो उनको मुख्य रूप से इसका निशाना बनाया गया और आतंकवाद के विरुद्ध जो विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका द्वारा यह अभियान चलाया गया, इसे ही ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में ऑपरेशन को घटनाओं से मैच करने के लिए आता है, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जानते हैं, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला किया। इस हमले में इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले 40 से ज़्यादा देश थे। तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर सैनिक हमला किया। इस हमले में इराक पर हमला करने वाले अमेरिकी नेतृत्व वाले 40 से ज़्यादा देश शामिल थे और इराक पर आक्रमण किया। इराक को इसमें परास्त किया गया, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने जाना था खाड़ी युद्ध, जो कि प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में हुआ था इराक और कुवैत के मध्य। कुवैत की आज़ादी के लिए इराक पर आक्रमण किया गया। तो इस प्रकार अमेरिका के नेतृत्व में 40 से अधिक देशों के द्वारा इराक पर जो सैन्य हमला किया गया, इसे ही ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है, जो कि 19 मार्च 2003 की घटना है। अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक ध्रुवीय विश्व से क्या तात्पर्य है, यानी वन पोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो इसे ही एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो तो इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। यानी जब पूरी संसार की सर्वोच्च पावर किसी एक देश के हाथ में होती है, एक महाशक्ति के हाथ में होती है, उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ 1990-91 में, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत गुट परास्त हो गया, सोवियत संघ टूट गया और परिणामतः अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व के रूप में उभर कर सामने आया। अगला प्रश्न, वर्चस्व जिसे हेगेमनी कहते हैं से क्या तात्पर्य है। वर्चस्व से क्या तात्पर्य है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत अथवा शक्ति का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व कहा जाता है। जब इंटरनेशनल स्तर पर ताकत या शक्ति का एक ही केंद्र हो तो इसे कहते हैं वर्चस्व या हेगेमनी। यानी जब पावर किसी एक ही शक्ति के हाथ में होती है,
पूरे इंटरनेशनल व्यवस्था में, तो उसे कहते हैं वर्चस्व या हेगेमनी। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कब और कहाँ खोला गया? विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कब और कहाँ खोला गया? सही उत्तर होगा 1881 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कि अमेरिका में है, व्हार्टन स्कूल के नाम से। उस स्कूल का नाम था व्हार्टन, और यह खोला गया था 1881 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बैंड वैगन की रणनीति किसे कहते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। बैंड वैगन विश्व राजनीति में सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं उचित रणनीति है। इसे ही बैंड वैगन अथवा जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कहते हैं। यहाँ पे बयार होगा, तो जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कहा जाता है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यानी विश्व राजनीति में सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व में रहकर उसके अवसरों का फायदा उठाया जाता है, तो इस प्रकार की जो रणनीति अपनाई जाती है उसे बैंड वैगन या जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, यानी जिधर को हवा बह रही है उधर की तरफ पीठ करना की रणनीति कहा जाता है। तो ये बैंड वैगन की रणनीति है। अगला प्रश्न है, चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार यानी ओपन डोर की नीति कब और किसके नेतृत्व में चलाएगी? चीन में आर्थिक सुधारों के लिए खुले द्वार यानी ओपन डोर की नीति अपनाई गई थी 1978 में देंग स्याओपेंग के नेतृत्व में। ओपन डोर की नीति चलाएगी यानी खुले द्वार की नीति अपनाएगी 1978 में देंग स्याओपेंग द्वारा, और इसके बदौलत चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में अच्छे सुधार किए और अच्छी प्रगति चाइना ने की है। आगे देखते हैं, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। यूरोपीय संघ जिसे ईयू कहते हैं, यूरोपियन यूनियन, 12 सितारे हैं इसके झंडे में, जो सोने के रंग के घेरे में हैं, जो यूरोप की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक हैं। तो यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं जो सोने के रंग के घेरे में हैं, जो यूरोप की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक हैं। तो यूरोपीय संघ के बारे में आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। यूरोप में 12 की संख्या पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें 12 सितारे इसलिए हैं क्योंकि यूरोप में 12 की संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता यानी पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस झंडे में 12 सितारों को रखा गया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? सही जवाब होगा 1948 में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, मैच करने के लिए भी आता है। यूरोपीय परिषद का गठन कब किया गया? सही जवाब होगा 1949 में। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948, यूरोपीय परिषद 1949। अगला प्रश्न है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब किया गया? सही जवाब होगा 1957। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई? सही जवाब होगा 1992। तो ये प्रश्न कई महत्वपूर्ण है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948, यूरोपीय परिषद 1949, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 और यूरोपीय संघ 1992। तो मैच करने के लिए कई बार घटनाओं को आता है कथन से, तो आप इसको अवश्य लिख लें, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कौन से 2 देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? सही जवाब होगा ब्रिटेन और फ्रांस। यानी जो यूरोपीय संघ है उनमें से 2 देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर हैं। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस। जैसे कि आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद एक अंग है उसमें केवल 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। तो 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस स्थायी हैं सुरक्षा परिषद में, जो कि यूरोपीय संघ के मेंबर हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के गठन के लिए
मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? सही जवाब होगा फरवरी 1992 में। तो 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। यूरोपीय एकीकृत बाजार का गठन कब किया गया? सही जवाब होगा जनवरी 1993। यूरोपीय एकीकृत बाजार, ये कई बार मैच करने के लिए आते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लें। यूरोपीय संघ के 12 सदस्य देशों द्वारा नई मुद्रा यूरो कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा जनवरी 2002 में। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की एक साझी मुद्रा है, यानी 12 सदस्य देशों द्वारा नई मुद्रा यूरो अपनाएगी जनवरी 2002 में। तो साझी मुद्रा कहते हैं और उस मुद्रा का नाम है यूरो, जो कि 2002 में अपनाई गई थी जनवरी महीने में। मार्शल योजना क्या थी? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अमेरिका द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1948 में पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए आर्थिक मदद की गई। इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। बात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है, जब शीत युद्ध उत्पन्न हो गया था, शीत युद्ध शुरू हो गया था सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, यानी साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच। तो अमेरिका ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1948 में जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनको पूंजीवाद की तरफ लाने के लिए लोभ लालच देने के उद्देश्य से उनकी अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन का फैसला किया और आर्थिक मदद की उन देशों की। इससे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो सोवियत खेमा चाहता था कि अधिकांश देश सोवियत खेमे में आएँ और साम्यवाद को अपनाएं। दूसरी तरफ जो पश्चिमी गुट था, अमेरिकी गुट यानी पूंजीवादी गुट, वह चाहता था कि अधिकांश देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाएं और इस प्रकार पूरी दुनिया में पूंजीवाद पनपे। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में अमेरिका ने 1948 में पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए आर्थिक मदद की। इससे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस प्रकार से पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए? इसका सही जवाब होगा 1967 में। बैंकॉक जैसे कि थाईलैंड की राजधानी है, यहाँ पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे 1967 में। परिणाम स्वरूप आसियान की स्थापना हुई, यानी आसियान के बारे में अब हम जानते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आसियान का पूर्ण रूप लिखिए। तो आसियान का पूर्ण रूप है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। जो दक्षिण एशिया है उसके पूर्व में जो देश हैं, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में जो देश हैं उनके संगठन को आसियान के नाम से जाना जाता है, जिसका पूर्ण रूप एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जिसे हिंदी में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 1967 में की गई थी। अगला प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब हुई तथा स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य देश थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थापना 1967 में हुई, जैसे कि मैं इस प्रश्न में भी बता चुका हूँ। स्थापना के समय 5 देश थे, यथा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश थे जब आसियान की स्थापना हुई 1967 में। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। अब हम इस स्लाइड में जानते हैं वर्तमान यानी 2020 में आसियान संगठन में कितने सदस्य देश हैं। वर्तमान में यदि आसियान की बात करें तो इसमें 10 देश हैं, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 तो परमानेंट थे यानी स्थायी थे, जो पहले से थे यानी स्थापनाकर्ता देश हैं। उसके बाद में म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनो, ये 5 जुड़े। तो अब कितने देश हैं इसमें? 10। तो 10 देशों का एक गुट है। 1967 में जब इसकी स्थापना हुई यानी 1967 में, उस समय केवल 5 देश थे और बाद में समय समय पर नए देश जोड़े गए और म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनई, इन 5 देशों के जुड़ने के बाद वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको सभी देशों के नाम सहित याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, आसियान संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी क्या ऑब्जेक्टिव थे आसियान संगठन के?
आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना इसके मुख्य उद्देश्य थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना, इसके साथ ही आर्थिक विकास के बाद सामाजिक और सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। तो आर्थिक विकास करना और उसके माध्यम से सोशली और अपने जो कल्चर है उसको डेवलप करना और अपने क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। आखिरी प्रश्न है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1994 में। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यदि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको लगता है कि इससे आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी सुधार हो सकता है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो को शेयर करें अन्य लोगों को भी, अपने दोस्तों को, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।